गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। एंड माय डियर फ्रेंड, जो टॉपिक मैंने पूरे दिल से बनाया है ना आज, उसका नाम है कैश फ्लो किलर नंबर 7, लीगल नोटिसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। वाई वाई ग्रोथ विदाउट ए लीगल शील्ड क्वाइटली, धीरे 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 ब्लीड करती है कैश को। आज का ना टॉपिक इसलिए आया क्योंकि कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ने क्या बोला कि जुगुन देखो, ऐसा है कि बिजनेस चल रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बिजनेस को एक्सपैंड भी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अचानक से कहीं से कोई नोटिस आ जाता है और डिमांड टैक्स पेनल्टी, पता भी नहीं होता ये किस बात की है, क्यों है, किस तरह से है, ये भी करना था, ये तो हमने किया हुआ है। अच्छा, ये कंप्लायंस तो हम कर भी रहे हैं। ना जाने कब कब कहाँ कहाँ से जो नोटिस आते हैं, उसके ऊपर वो डिमांड निकाल के बैठे हैं। और कल को उस डिमांड को, अगर अनजस्टिफाइड डिमांड को भी खत्म करवाना है ना, सही को सही बोलना है, तो उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करनी पड़ती है। अपील फाइल करो तो फिर कहते हैं कि पहले आप बैंक गारंटी दो अपील फाइल के टाइम पे, या अपील के टाइम के ऊपर 20%, 30%, 40% के बराबर का जितनी उन्होंने अनजस्टिफाइड डिमांड निकालती वो टैक्स जमा कराओ। पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो का बेड़ा ही गर्क हो जाता है। कुछ स्टेट तो ऐसी हैं, वो कहते हैं उत्तराखंड से इतने नोटिस आ गए, क्यों आ गए पता नहीं क्यों आ गए, कि आपको ये वो दिस दैट से लेके XYZ, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था, तो फिर ई कॉमर्स का था, तो फिर ना जाने कौन कौन से लोकल रजिस्ट्रेशन, अच्छा प्रोफेशनल टैक्स भी करवाना था, ना जाने कितने कितने करवाने थे। क्वेश्चन क्या आया, कोई तरीका है जिससे ये बचा जा सकता है? अच्छा, डायरेक्टर जो है, कंपनी के ओनर हैं, प्रमोटर हैं, उनको पता ही नहीं होता और वो अनअवेयर होते हैं। और जब अच्छा बीच में नोटिस आया भी होता है उस ब्रांच के ऊपर, तो वो उस ब्रांच पे ही पड़ा रह जाता है। अच्छा, ब्रांच वाले ने नोटिस आने के बाद जैसे बाकी कुरियर भेजते हैं ना, कि कोई मैगजीन आई होगी, तो वैसे ही कोई नोटिस भी आया होगा, उसको हेड ऑफिस में कुरियर कर देते हैं। अब हेड ऑफिस में भी आया हुआ है, पड़ा हुआ है। किसी भी नोटिस की इंपॉर्टेंस तब पैदा होती है कि जब बात सर से बिगड़ चुकी होती है और पानी यानी कि सर से ऊपर निकल चुका होता है। ईडीसी चार्जेस पे करने थे, आईडीसी चार्जेस पे करने थे, लेबर सेस पे करना था। अब ये क्या होता है, अब वहां पर आपको इन्वायरमेंट की एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अच्छा, कहाँ पर? वहां पर आपने खुदाई की थी तो एक परमिशन अलग से और भी चाहिए होती थी। तो वहां पर सरकार ने कानून बना रखा है पर्यावरण संरक्षण का, उसके लिए आपको किसी फंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के ये सारे काम करने थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें निकल के आती हैं। तो मतलब जब वो कैश फ्लो कम्युनिटी में बात हो रही थी, वो अपना दर्द बता रहे थे ना, वो इतना डीप था, तो बात निकली कि नहीं, इसके ऊपर ना बहुत जरूरी हो गया है। चलते चलाता बिजनेस जो है वो एकदम स्टैंड स्टिल मोड के ऊपर आ जाता है। तो आज ना अच्छे तरीके से इसका पूरा का पूरा हल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और एकदम परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। कहाँ? आज के 5 AM के कैश फ्लो मास्टरी सेशन के अंदर। तो थिंक ऑफ अ सिचुएशन, सोचो 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 सोचो। सोचो कि मंडे के 9:47 हुए हैं, आप अपने पूरे मूड से ऑफिस के अंदर में पहुंच चुके हैं और वहां देखा तो एक मेल आई हुई है। ना ना, मेल नहीं, कोरियर आया हुआ है। कोरियर रजिस्टर्ड एनवेलॉप के अंदर पोस्ट मार कर रखा है, एक ऐसी स्टेट में जहां पर आपका वेयर हाउस भी नहीं है। बिजनेस एक्सपेंड कर दिया, कोई वेयर हाउस नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन उस स्टेट से एक नोटिस आया हुआ है। क्या है? लीगल नोटिस। सुबह ऑफिस पहुंचे, पहुंचते ही टेबल के ऊपर ये एक नोटिस पड़ा हुआ है। क्या करोगे? क्या करोगे? अलग अलग स्टेट से नोटिस आते चले जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही है क्या करें। क्यों?
क्यों नोटिस आते हैं जब बिजनेस ग्रो करता है? एक तरफ कहते हैं कि थोड़ी ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर मुझे काम करना है, अमेरिका कनाडा सब जगह ऑफिस खोल लेने हैं। तो जब बिजनेस एक्सपैंड होता है तो पता क्यों? जितनी ज़्यादा स्टेट्स उतनी ज़्यादा रेगुलेशन, क्योंकि भारत में हर स्टेट के पास एक राइट है अपने कानून बनाने का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून है ना, वो तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। चलो जीएसटी अब कॉमन पूरे इंडिया के अंदर हो गया, लेकिन विद इन दैट स्टेट की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग पोल्यूशन बोर्ड। कर लो। जितने ज़्यादा लोग आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जितने ज़्यादा आपके सप्लायर हैं, वेंडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, डेवलपर हैं, आपके कस्टमर हैं, जितने ह्यूमन बीइंग ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं ना, आप मान के चलो कहीं ना कहीं तो उनकी खड़केगी। तो डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? नोटिस। और कंप्लायंस एक नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स, लेबर कोड, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ना जाने कहाँ कहाँ से कितनी सारी रिक्वायरमेंट हर एक स्टेट की है। और जब आप सफलता प्राप्त करते हो ना, तो सक्सेसफुल बिजनेस होते 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 ना जाने क्यों बहुत से लोगों को ना इस बात में बड़ी ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि ये इतना सक्सेसफुल बिजनेस आखिर हो क्यों रहा है। मैं तो हो नहीं पाया, एक साथ थे लेकिन ये बढ़ता चला जा रहा है, तो जरा चेक करवाते हैं कि इसने ये किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। कई लोग तो टेस्ट करने के लिए आपको चेक करना शुरू कर देते हैं, और ये मान के चलना कि जितना ज़्यादा आप सफल होंगे, तो ये जो लीगल केसेस डिस्प्यूट, तो क्या होता है कि एक एडवोकेट साहब तो परमानेंटली आपकी रिटेलरशिप के अंदर आ ही जाते हैं। और इसको मान के चलना, एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेस मैन के साथ में ना तीन लोग तो होते ही होते हैं। कौन? एक डॉक्टर, क्योंकि बिजनेसमैन को जो बड़ी बड़ी डिसीजन लेनी है होनी होती है ना, तो वो खाने पीने का सब जवानी में भूल चुका होता है। कब खाना कब पीना, बस भागो भागो भागो। तो उसको फिर एक समय के बाद अपने डॉक्टर को ना साथ में रखना ही पड़ता है। तो मैं कहूँगा वो डॉक्टर रखो जो कि आपका फिजिशियन है, हेल्थ के एक बड़े तरीके से कॉन्शियस रहता है। दूसरा, सीए साहब, वो हमेशा आपके कंसल्टेंट, आपके एक्सपर्ट आपके साथ में रहते हैं, क्योंकि हर जगह के ऊपर कोई ना कोई टेक्निकल लीगल डिसीजन होते हैं। और एक एडवोकेट तो कंपनी के पैनल के अंदर आ ही जाता है। तो मान के चलना ये कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन की निशानियां हैं। और नोटिस वोटिस तो फिर आते ही रहते हैं, फिर उसकी किसी की स्टे है, किसी की अपील है, किसी का बंद है। क्योंकि कोई भी किसी ने अपनी बात रखनी है ना, कानूनी दायरे से वो बात रख देता है, रख देता है। किंतु परंतु लेकिन कैसे सिक्योर करें, कैसे सिक्योर करें? तरीका भी तो होगा ना। कैश फ्लो पे थोड़ी इंपैक्ट आने देंगे कि अचानक से इतने की डिमांड निकल गई, क्योंकि खर्चा बहुत होता है, खर्चा बड़ा तगड़ा हो जाता है। एक तो लीगल की फीस हो जाती है, अचानक से जब कोई चीज़ आती है तो आप इमोशनली बात करते हैं, और फिर आपको कई तरह के लोग सलाह देते हैं कि यहाँ से करा लो, वहाँ से करा लो, ऐसे करा लो, वैसे करा लो। तो उतना टैक्स का फीस नहीं होती जितनी की लीगल एडवोकेट साहब की फीस आ जाती है। भाई हर कोई लेगा ही ना। और पैसे फंस गए, क्योंकि टैक्स जमा करवाना है, या अपील भी फाइल करनी है तो बैंक गारंटी देनी है, डिपॉजिट देना पड़ेगा, एफडी करानी पड़ेगी। और लीडरशिप की बैंडविड्थ तो लिमिटेड ही होती है ना। अब डायरेक्टर साहब कहाँ कहाँ पर ध्यान देंगे, किधर किधर कोर्ट में हाजिरियां भरेंगे या डिसीजंस देंगे? अब हर किसी को उनका टाइम चाहिए। सर बताइए कैसे करें? इस केस के अंदर ये वाली चीज़ हो गई है, और जो कंसल्टेंट होगा वो भी बताएगा, ओनर जी आ जाओ, जूम मीटिंग आ जाओ, फिजिकल मीटिंग आ जाओ, पर्सनल मीटिंग आ जाओ, तो पूरी की पूरी बैंडविड्थ चौक हो गई। और ये वाला समय इस्तेमाल किया जा सकता था कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी डिसीजन मेकिंग करने के लिए, तो फंस गए। आप कह रहे हो जगमोहन सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन बताओ, करना क्या है? पूरा क्या करना है घर दे के भेजूंगा आज। तो सुनो, ऐसा है, जो गलतियां हैं ना वो तो बंद कर दो पहले, तभी तो सॉल्यूशन दूंगा। जब हमें गलती क्या कर रहे हैं, मिस्टेक,
और उसको सही कैसे करना है ये पता लग जाता है ना, तो बस समझ लो 90% काम हो गया। पहले इसको देख लो। पहली गलती क्या है? वन टाइम। हमें ऐसा लगता है कि कंप्लायंस एक वन टाइम टास्क है, बस आया बनाया कर दिया। नहीं, कंप्लायंस वन टाइम टास्क नहीं है। जैसे आप बिजनेसेस को एक्सपेंड कर रहे हो अलग अलग स्टेट के अंदर, जो कंप्लायंसेस है ना, वो समझ लो कि एक कंप्लायंस ओनर है, और इसको वीकली रिदम के साथ में देखना है कि कौन से नोटिस आ रहे हैं, कौन से आ चुके हैं, किनका निपटारा हो गया है, किसका निपटारा करना है। ये वन टाइम टास्क कभी था ही नहीं, ये रिदम वाला टास्क था, जिसको वीकली एमआईएस के अंदर वन ऑफ द पैरामीटर डालना है हमने। दूसरा, नो सिंगल स्टेट वाइज कंप्लायंस कैलेंडर है ना। इतनी सारी स्टेट हो गई हैं, हर स्टेट में जो जो कंप्लायंस आपकी कंपनी की होनी है वो वही कॉमन वाले कंप्लायंस कैलेंडर के अंदर डाल दो, मास्टर ट्रैकर बना के, हर स्टेट डेडलाइन के साथ में। गलती क्या हो रही है कि लोकल कंसल्टेंट के पास जब मैटर जाता है तो ऊपर एस्केलेट ही नहीं होता। जब मामला पूरा बिगड़ चुका होता है, एक सिंपल एचओ की तरफ से टाइमली दी गई इंफॉर्मेशन या टाइमली मेन स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा दिया गया एडवाइस जो है वो लोकल कंसल्टेंट को हेल्प कर सकता था, जिससे कि मामला वहीं का वहीं निबट जाता। बस फंस गए। एस्केलेशन का एक सिस्टम होना चाहिए, यानी कि मंथली मंथली जो फाइनेंस रिव्यू मीटिंग होती है ना, उसका एक हिस्सा ये भी रहेगा वैल्यूएबल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। क्या? अपडेट ऑन दी लीगल मैटर गोइंग ऑन। फिर नोटिस को ना इग्नोर ही कर देते हैं, अरे छड्डो जी, आते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सी चिट्ठियां पत्री आती चली जाए, देखेंगे जब होगा, कुछ नहीं होता, छोड़ो नोटिस को। लेकिन वो एक छोटी सी गलती जो है बाद में ना पहाड़ बन जाती है। 24 घंटे के अंदर अंदर कोई नोटिस सही है गलत है क्या है, पहले उसको लॉग तो करो, रिकॉर्ड तो करो, उसको रजिस्टर में तो डालो, और वो सही क्यों नहीं है उसकी रिप्लाई करके करवा के उसके ऊपर एक्शन लेके उसकी हेड ऑफिस तक एस्केलेशन करके फिर पता लगेगा ना कि वो शॉर्ट नोटिस सही है कि नहीं है। आपकी कंपनी के नाम पे कोई भी भारत सरकार के द्वारा आया गया प्रेम पत्र इग्नोर नहीं करना। वो इम्पोर्टेंट है, उसको लिखो, डॉक्यूमेंट करो और जड़ से खत्म करो। लेकिन गलती है, दिल है कि मानता नहीं, देख गलती पे गलती। तो डायरेक्टर आम तौर पे जो डेडलाइन होती है ना, जब वो मिस हो चुकी होती है उसके बाद ही बताया जाता है। मंथली स्टेटस आना ही आना है, एमआईएस का पार्ट बनना है, और मंथली उसका स्टेटस रिव्यू करना ही करना है। तो फिर डायरेक्टर डायरेक्टर किस तरह से पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, पता कब होते हैं? लोकल लेवल के ऊपर तो किसी ने नोटिस को इग्नोर ही नहीं किया, और डायरेक्टर साहब अपनी मस्ती के अंदर घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर को पता ही नहीं है। और ये भी होता है कि मान लो कंपनी में एक दो तीन या चार डायरेक्टर हैं, और बाकी तीन डायरेक्टर तो बिल्कुल ही मस्त होते हैं एकदम बल्ले बल्ले। तो वो जो मेन ऑपरेशन संभाल रहा होता है ना, जो मेन ऑपरेशन संभाल रहा होता है, तो बाकी तीन डायरेक्टर भी सोचते हैं वो देख लेंगे, वो कर लेंगे, वो देख ही रहा होगा। लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, और इन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं कि भाई तेरे को नहीं पता तो हमें क्या पता होगा, यार मुझे बताया ही नहीं, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। फिर मेन डायरेक्टर जो है बाकी तीन डायरेक्टर के सामने अपने ले दे के अकाउंटेंट को ही डांट रहा होता है, तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम ये कर सकते थे, उस दिन वहां थे, फोटो खींच के व्हाट्सएप भेज देते, ये कर देते, तो सारा ज्ञान ध्यान रेलम पेलम उसी दिन ही आ जाती है। और बाकी तीन डायरेक्टर सोचते हैं कि जब ये अपने बंदे को इस तरह से डांट रहा है तो अब भुगतो, अब भुगतो। तीनों बैठे होते हैं कोर्ट की डेट को कंप्लाई करने के लिए, चारों बैठे होते हैं, तो इग्नोर हो जाता है वो। फिर क्या होता है? पेनल्टी आ जाती है। फिर क्या होता है? प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो जाता है। फिर क्या होता है? पुलिस वाले आए होते हैं गिरफ्तार करने के लिए कि आपने टीडीएस की वायलेशन कर दी थी, आपने जीएसटी के अंदर इनपुट गलत क्लेम किया था, और आपका नाम जो है वो फर्जी
कस्टमर की लिस्ट के अंदर आया हुआ है, चलो चलो थाने, मतलब कि डिपार्टमेंट। तो डायरेक्टर का नाम फिर उस नोटिस के ऊपर पर्सनली आ जाता है। कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट, लेबर कोड, पर्सनल लाइबिलिटी, हर जगह तो पर्सनल लाइबिलिटी के क्लोजेस तो है ही है ना, कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब सारे के सारे डायरेक्टर तो वैसे ऑफिसर इन डिफॉल्ट ही कहलाएंगे, क्योंकि वो कंपनी की डे टू डे गवर्निंग और मैनेजमेंट को कर रहे हैं। तो एक नोटिस आता है कंपनी के नाम पे, एक आता है डायरेक्टर के नाम पे। एक जाता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से, एक जाता है डायरेक्टर का जो केवाईसी करवाया था ना, जो डिन नंबर लिया था, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके अंदर जो एड्रेस डला हुआ है उसके घर का एक नोटिस वहां पर जाता है। तो घर वाले वैसे ही डर जाते हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से नोटिस आ रहे हैं। आते हैं, अलग अलग कानून है। तो फिर तरीका तो बताओ जगमोहन, ये पक्का लोहे जैसा तरीका पकड़ो, एकदम शानदार, 1 2 3 4 5 स्टेप का तरीका पकड़ो। सबसे पहला स्टेप क्या है? कि एंटिटी एंड रजिस्ट्रेशन शील्ड प्रोटेक्शन कर लो। किस तरह से? आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर आपको थ्योरी समझ आएगी। प्रैक्टिकली क्या है, इस तरह से आपने क्या किया, जितनी भी स्टेट्स हैं, ये देखो शीट दिखाई दे रही है आपको, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, एक बार देखो कि आप कौन सी स्टेट में हो। दिल्ली में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, कहाँ पर हो, लिखो स्टेट का। वहां पर आपका कोई ब्रांच ऑफिस है, पहले वो लिखो, तभी लीगल प्रोटेक्शन होगी ना। उसके बाद उस स्टेट में क्या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, कौन बताएगा? कोई ना कोई आपका एक्सपर्ट बताएगा। पहले चुपचाप सारे के सारे एड्रेस ब्रांचेस लिख लो, एप्लीकेबल है कि नहीं है। जीएसटी नंबर ले रखा है तो हाँ, नहीं ले रखा तो ना, है तो लिखो नाम। अब वहां पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगता है क्या? लगता है क्या? मुंबई में लगता है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में नहीं लगता। उस स्टेट में लगता है क्या? लगता है, तो कराओ। प्रोफेशनल टैक्स लगता है क्या? कराओ। लाइसेंस कौन कौन से हैं वहां पे? फूड का, और केमिस्ट का, और जाने कितने तरह के लाइसेंस होते हैं, पूछो समझो कौन सा है। तो वो करा लिया क्या? उसका रिन्यूअल हो गया है क्या? उसका स्टेटस क्या है? अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? रमेश, गणेश, गोपी, सुंदर, मीनू, बिल्लू, टिंकू, कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी बांधी है? तो सबसे पहले अगर आपने ये कर लिया ना, समझ लो लीगल नोटिस के आने का खतरा बहुत 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 हद तक बच जाएगा। बच जाएगा कहाँ से? क्योंकि आपने लीगल एंटिटी की शील्ड करवा ली। उसके बाद क्या करना है? डॉक्यूमेंट शील्ड। अब देखो, आपकी कंपनी में जितने भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वेंडर के साथ में बड़े बड़े जो आपने कर रखे हैं ना, जिसको कर रखा है, मान लो कोई कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई एग्रीमेंट किया, कोई कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर आपने अपॉइंट किया, कोई आपको चीज़ें जो मिलती हैं, कोई कोई डीलरशिप बनाते हो, कोई आप डीलरशिप के अलावा कोई आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, तो उस तरह के जो भी जितने भी आपके एग्रीमेंट हैं, एग्रीमेंट टू सेल हैं, तो उसका कोई स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट भी होना चाहिए। और जो आपने एग्रीमेंट कर रखे हैं उसको सेंट्रलाइज कहीं लिखने की पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। कैसी? ऐसी पॉसिबिलिटी कि मुझे बताओ कि किस पार्टी के साथ में आपने एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट किया? रेंट एग्रीमेंट किया है, लिखो यहाँ पे। प्रॉपर्टी खरीदी है, लिखो यहाँ पे। आपने आपने कोई डीलर बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, आपने किसी को अपने कंपनी के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट किया है, कौन है वो? वेंडर है, कस्टमर है, एम्प्लॉई है, क्योंकि क्या पता उसके ऊपर कौन सा कानून लगना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया आपने, कब किया था? ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है उसके अंदर? नहीं तो पता ही नहीं होता साइन किसने किए हैं, क्योंकि ऑथराइज सिग्नेटरी का कंसेप्ट ही नहीं होता। कर लो कर लो कर लो। और पावर ऑफ अटॉर्नी लगी है ना फाइल के अंदर। और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है, मान लो रेंट एग्रीमेंट है, रिन्यूअल होना है, भूल गए तो फंस गए ना। कोई ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड होना है, रिन्यूअल होना है 15 सालों में, रिन्यूअल नहीं किया, फंस गए ना। कोई मान लो जो भी आपकी कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, एग्रीमेंट हैं, चाहे रेंट एग्रीमेंट, समझ आ रहा है ना, कि उस स्टेट के अंदर वेयर हाउस लिया था और 2 साल के बाद रेंट रिन्यूअल कराना था, कराए नहीं, भूल गए। अब इस डॉक्यूमेंट शील्ड वाले डॉक्यूमेंट से आप कभी उसको भूलोगे ही नहीं। स्टेटस क्या है? ऑन टाइम है। और उसका मालिक कौन है, क्या जिम्मेदारी है? पॉइंट क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। तो फिर क्या किया हमने? पहले तो लिख लिया
है कहाँ कहाँ पे। फिर लिख लिया कि हमने एग्रीमेंट कौन कौन से किए हुए हैं। फिर लिख लिया कि अब पूरा का पूरा मास्टर कैलेंडर बना लो, बढ़िया सा, किस स्टेट में कौन सी कंप्लायंस कब तक करनी है, और एक बंदे को जिम्मेदार बना दो, और जिसके रिमाइंडर 5 दिन पहले ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से जनरेट हो जाने चाहिए, और मंथली उसको देख लेना है ये काम किया कि नहीं किया। कैसे देखना है? ऐसे देखना है। कैसे? ऐसे। कंप्लायंस कैलेंडर बना लिया। कौन सी स्टेट है? उत्तराखंड। क्या कंप्लायंस करनी है? रिन्यूअल शॉप का। कब करना है? 3 साल में एक बार। ड्यू डेट कौन सी है? 31 मार्च। और अब कितने दिन रह गए हैं? अगर टुडे की डेट से डालेंगे फार्मूला, तो कितने दिन रह गए हैं? ये थोड़े से दिन रह गए हैं। स्टेटस क्या करा दे कि नहीं करा दिया? कौन करेगा? अच्छा, रिमाइंडर सेंड हो गया कि नहीं हो गया? तो जितनी भी तरह की स्टेट के अंदर कंप्लाइंसेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे हिंदुस्तान में जितनी तरह की कंप्लाइंसेस है, एक बार पकड़ पकड़ के सारी लिख लो। सारी की सारी लिख लो। लिख ली? वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, शानदार। अब आप जो है किसी भी तरीके के लीगल कंप्लायंस से बचने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? ये करने से बात बन जाएगी क्या? ना 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 ना, अगला स्टेप बड़ा जरूरी है। वो कौन सा है? चौथा स्टेप, रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी एसओपी। भाई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस, जब भी कोई नोटिस रिसीव होगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो हेड ऑफिस के अंदर उसकी जानकारी मिल जाएगी। और हेड ऑफिस की जो सेंट्रलाइज ट्रैकर शीट अभी हमने बनाई है ना, बस उस ट्रैकर शीट पे टच करके उसको डाल देना है। अब किस तरह के काम के लिए हमारे कौन से ओन पैनल वकील साहब हैं या सीए साहब हैं, तो इमीडिएटली फर्स्ट रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आएगा, और सेंट्रली सारे के सारे नोटिस को पहले लॉक किया जाएगा। कैसे लॉक किया जाएगा? इस तरह से लॉक किया जाएगा। हाँ जी, नोटिस की आईडी अपनी तरफ से बना लो। नोटिस आईडी। नोटिस आया, कब आया? ये बहुत जरूरी है। कब आया? डेट ऑफ रिसीप्ट क्या है? चिट्ठी, पत्री, लेटर, मेल, जो कुछ भी आया है, इस शीट के अंदर लिख दो, लिख दो, लिख दो। नोटिस आया, ये ट्रैकर है। ये पूरा रिस्पॉन्स आपका प्रोडक्ट कर देगा। कब आया, कौन सी स्टेट का आया, किस तरह का नोटिस है, और किसको बताना है? किसको बताना है? गुप्ता जी को बताओ, चड्डा जी को बताओ। कब बताया? बताया कि नहीं बताया? कब तक जवाब देना है? अब कितने दिन रह गए जवाब देने में? और जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया? अच्छा, नोटिस क्लोज हो गया है क्या? और कौन जिम्मेदारी ले रहा है इसकी? लिखो। ये पूरा का पूरा मतलब लिख डाला तो समझ लो हो गया। क्योंकि क्योंकि अगर आप उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं करोगे, और ये सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट हो रहा है, आप कह रहे जुर्मन क्लियर हो गया, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज दे दी तुमने। ये तो कमाल ही हो गया। ये करने के बाद तो हमारी कंपनी पूरी की पूरी प्रोटेक्ट हो गई। लेकिन रुको, पांचवा, पांचवा पॉइंट कर लो। ये पांचवा पॉइंट क्या है? डायरेक्टर प्रोटेक्शन शील्ड। ये तकरीबन सभी ने इग्नोर कर रखा है। आप मत करना, आप मत करना। कंपनी का रिस्क अलग होता है। आप कंपनी के प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, ओनर हो, अपना रिस्क बचा लो। डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस जरूर करवा लो, और एनुअली इसका प्रीमियम पे हो। किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनो, उनको बोलो कि मुझे नहीं पता जी, पहले तो आप ना मेरी डायरेक्टर लायबिलिटी इंश्योरेंस कर दो। ये आजकल ना सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे एलआईसी है, एचडीएफसी है, आईसीआई है, रिलायंस है, कोई दुनिया जहान की कंपनी हो, इफको, टोक्यो, कोई भी हो, जितनी भी कंपनियां हैं, सारी की सारी कंपनियां आज की डेट में ना मैंडेटरीली डायरेक्टर की इंश्योरेंस बड़े आराम से कर रही है। उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाए, एडवोकेट तक की जो फीस है ना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर है। कल को कोई बड़ी डिमांड निकल जाती है, पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है, कोई चक्करबाजी हो जाती है, कोई लिटिगेशन के मैटर लंबे लंबे फंस जाते हैं, क्योंकि आप इतने मशहूर हो रहे हो, नाम आपका बल्ले बल्ले हो रहा है, तो आपकी प्रोफेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? वैसे दुनिया जहान की करा रखी है। वो आपकी जो बड़ी गड्डी है बीएमडब्ल्यू, उसकी करा रखी है आपने इतनी मोटी। आपके पास पता नहीं 3 4 फालतू गाड़ियां ही हैं। गाड़ी रोड पे तब आती है जब उसकी इंश्योरेंस होती है। वो तो नहीं जी, कवर नोट कटेगा, कवर नोट कटेगा। ये शानदार आपकी जो है छल्ले वाली गाड़ी रोड पे आ रही है, जब तक उसका कवर नोट कटेगा नहीं, तब तक गाड़ी रोड पे आ नहीं सकती। और रास्ते में कोई ट्रैफिक वाला रोकता है, कहता पेपर दिखाओ, इंश्योरेंस ओके, आरसी ओके। यानी कि आपकी गाड़ी
जो कहीं ठुक ठुक आ जाए तो भी ठीक हो सकती है, उसके टायर चेंज हो जाएंगे, फिर नवीन नकोरी हो जाएगी। कोई 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 उसके दरवाजे पे चरीट मार दे, चलो आप उसको इंश्योरेंस कवर में उसको ठीक करवा लोगे, फिर नवीन नकोरी हो जाएगी। अरे आपका क्या, डायरेक्टर साहब का क्या, कोई ऐसी बैठा बैठा छेड़खानी करता रहता है, किसी न किसी बात पे ईगो क्लैश हो जाते हैं। कंपटीटर ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अंट मंट कुछ भी XYZ आपके ऊपर इल्जाम लगा के कोर्ट में ले आता है कि ना मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, आ जाओ। तो आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, कराओ फिर। कराओ, इंश्योरेंस कंपनी से बात करो, कोई प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होता, होनी चाहिए, करा लो करा लो करा लो। उसके अलावा ना बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा के उस स्टेट की जिम्मेदारी है किसकी। जैसे होता है ना, TDS ऑफिसर कौन है, TDS कंप्लायंस कौन करेगा। तो अपनी कंपनी के अंदर जो आपने टीम अपॉइंट की हुई है, एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, जिसको आपने प्रोडक्शन हेड बनाया है, जिसको आपने कोई उस स्टेट का इंचार्ज बनाया है, उसको आपने कई तरह के हेड बनाए हैं, अरे भैया बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उस स्टेट में उसके नाम पे डेलीगेशन अथॉरिटी को डिवाइड कर दो, ट्रांसफर कर दो, लेटर भी इशू कर दो, ताकि कम से कम जो बंदा करने वाला है उसको जिम्मेदारी का तो एहसास हो। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर पहली नजर में वही आएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कि हाँ आपने एज ए रीजनेबल डिसीजन लिया था, और उस स्टेट के अंदर उस पर्सन को आपने प्रॉपरली बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके डॉक्यूमेंट करके साइन करके बना के रखा हुआ है, ताकि मतलब कि उनकी भी फिर अपने जिम्मेदारी आ जाएगी, वो अपने आप आपको जो है वो इन्फॉर्म किया करेंगे, तो बताया करेंगे, ताकि जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से डेलीगेट हो। प्रोफेशनल कंपनी की तरह काम करो ना, वरना कोई छोटा मोटा सा भी नोटिस वहां पे आ रखा होता है, सीधा डायरेक्टर साहब को 6 महीने की पनिशमेंट की सजा होती है। डायरेक्टर साहब अपना आराम से स्विट्जरलैंड में घूम रहे थे, उनको पता भी नहीं है, और जिसने करना था वो अपना मस्ती से कर रहा है ना। ये करा लो, ये करवा लो, ये करवा लो, ये पांचवा स्टेप बड़ा का बड़ा जरूरी है। उसके बाद वीकली वीकली, मंथली मंथली, वीकली मंथली, वीकली मंथली। वीकली क्या करना है? वीकली जो आपकी MIS होती है ना, तो ये उस MIS का पार्ट है कि नोटिस ट्रैकर क्या स्टेटस चल रहा है। और मंथली थोड़ा डिटेल में ब्रीफिंग समझ लिया करो, अपने ऑडिटर को बोल दो कि आपकी वैल्यूएबल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपके लीगल ट्रैकर जो बना रखा है उसका क्या स्टेटस चल रहा है, उसका क्लोज भी ऐड करना है किसके अंदर, वैल्यूएबल मंथली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। सीधा MD साहब को मंथली मीटिंग में बताया जाएगा, बस उससे पता लगा कि ये जो आपने ट्रैकर बनाया है इसको ढंग से भर रहा है कि कोई नहीं भर रहा। और डायरेक्टर साहब की इंश्योरेंस करवा ली, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा लिया, इंडेमनिटी क्लोज डाल दिया, क्वार्टरली डायरेक्टर को ओपन लीगल मैटर बताए जाते हैं, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर पर्सनल लायबिलिटी एक्सपोजर बाय स्टेट बना लिया, और उसके SOP बना लिए, हाँ जी। कब रिव्यू किए थे? 1 साल पहले। अब कब रिव्यू करने हैं? 6 महीने बाद। कौन करेगा? राम। कर लिया क्या? तो मतलब 1 2 3 4 5, एक कौन सी स्टेट में हो, दूसरा कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, तीसरा कंप्लायंस कैलेंडर एक एक आइटम को डाल के, चौथा जो नोटिस आएगा वो इस शीट के अंदर आएगा, और डायरेक्टर साहब से जुड़े हुए सारे काम कर दिए। तो ये लीगल शील्ड ट्रैकर आज आपके लिए इतना जरूरी है ना, इतना जरूरी है, इसको भर लो, कर लो, अपने आप को बचा लो। और जिस भी स्टेट में जो भी नोटिस आता है, अब चक्कर ही खत्म हो गया, क्योंकि आपने पूरा का पूरा सिस्टम लगा लिया। मंडे के मंडे रिव्यू, और मंथली एक बार ऑडिट का ये पार्ट बन गया। तो अगले 30 दिनों के अंदर आप रजिस्ट्रेशन ओपन केसेस सारे चढ़वा दो, 60 दिनों के अंदर तो पूरी तरह से SOP लिखवा दो, 90 दिनों के अंदर अंदर का समय दे रहा हूं मैं आपको, इसी क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों के अंदर सोच लो समझ लो, कोटेशन मंगवा लो, कौन सी कंपनी की कौन सी इंश्योरेंस करानी है वो करा लो, अपनी डायरेक्टर इंश्योरेंस, और रेजोल्यूशन भी पास कर दो जिस जिस बंदे को क्या काम डेलीगेट करना है। तो ये 30 दिन से लेकर 90 दिनों के बीच में ये वाला काम हो जाना चाहिए। अरे ऑडिट कराया करो, अपना मंथली ऑडिट कराया करो, कंपनी का ऑडिट होगा तो कंपनी का वैल्यूएबल ऑडिटर जो है ना, वो अपने इंटरनल ऑडिट के अंदर ये सारे पॉइंट निकाल के दिया करेगा। तो लीगल शील्ड ट्रैकर कब से लगेगा? आज से लगेगा। बस फिर क्या बचेगा? पैसा। क्या जनरेट होगा? कैश लो, कैश लो और कैश लो। चलो कर दो कैश फ्लो को जनरेट। 30 मिनट हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। यही था आज का टॉपिक जो आपने मुझसे पूछा था। तो क्वेश्चन आया है,
के महेश्वरी जी का कि हु शुड बी इंश्योर्ड, हाउ इज अमाउंट टू बी डिटरमिन्ड, डायरेक्टर शुड बी इंश्योर्ड। कौन? डायरेक्टर। कितने रुपए का? जो ये डायरेक्टर की लायबिलिटी इंश्योरेंस आती है ना, तो उसके अंदर ना उन्होंने कवरेज दी होती है। उन्होंने कवरेज दी होती है कि अगर आप इतनी कवरेज की हमारी इंश्योरेंस कराते हो तो उसके अंदर वो सारी की सारी चीजें इंक्लूड हैं कि कोई कोर्ट का केस आ गया, कोर्ट को केस के लड़ने के पैसे, वकील साहब के पैसे, और मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने कोई डिमांड निकाल दी आपके ऊपर, तो वो डिमांड को पे करने की लायबिलिटी, वो जब आप कोटेशन मंगाओगे ना एलआईसी से, एचडीएफसी से, बैठोगे उसके साथ में, वो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगा। वो आपको प्रीमियम बताएगा, इतने प्रीमियम में ये सब चीज़ें इंक्लूड है। इसके अंदर आप थोड़ा सा प्रीमियम और ऐड करते हो तो ये भी इंक्लूड है। अच्छा, इसमें ये भी इंक्लूड करते हो तो अनलिमिटेड अमाउंट तक। हाँ जी, के मिश्री जी, अनलिमिटेड अमाउंट तक कवर है। तो वो प्रीमियम की रेंजेस हैं, तो आपको देख के समझ आ जाएगा, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि कितने होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। चलिए, तो बताओ जी कैसा लगा आज का सेशन? आज का सेशन कंप्लीट है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, और फिर मिलेंगे अगले सैटरडे को, बहुत डिटेल के अंदर जाएंगे। उससे पहले बहुत धन्यवाद हेमेंद्र जी का लाइव पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप कह रहे हो डायरेक्टर इंश्योरेंसेस कंपनी एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस, 100% कंपनी का एक्सपेंस है जी। सेक्शन 37(1), एनी एक्सपेंडिचर incurred for the purpose of business is a liable expenditure। सेक्शन 37(1) इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कवर कर गया। प्रेजेंट में तो सेम कवर है ही है, नया एक्ट जो आया है उसके अलावा ये सेक्शन 36 में भी कवर था। और वो मतलब कि कंपनी के अंदर आ गया। नए एक्ट का सेक्शन नंबर अभी मुझे याद नहीं हुए, पुराने के तो याद है, इतने सालों में याद हो गए, नए वाले के भी याद कर लेंगे। तो ये पूरी तरह से कंपनी का खर्चा है। रजनीश जी गुड मॉर्निंग, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस ऑलरेडी डन। अरे वाह, क्या बात है, आप तो हमेशा सुपर एक्टिव और अग्रेसिव रहते हैं। सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हेमेंद्र जी, वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली अबाउट डायरेक्टर इंश्योरेंस, थैंक यू सो मच, वेलकम जी। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट का लाइव पार्टिसिपेट करने के लिए प्रशांत जगताप जी एंड सुरेंद्र नामदेव जी एंड एवरीबॉडी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। आ रहा हूँ कलकत्ता, कोलकाता वालों तैयार हो जाओ। 21 पार्टिसिपेंट, मुंबई में तो बहुत मजा आया, और अब कोलकाता।